अच्छे चल रहा है, अच्छे चल रहा है, मजेदार। मुझे सभी कोई जानता है, मुझे सभी कोई जानता है। आप लोग का बहुत ही यस सर। क्लास ले चुका हूँ। ऐसा कोई है जो मेरे क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहा है? ऐसा कोई है जो मेरे क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहा है? यानी कि आप लोग बहुत सारे ऐसे फर्स्ट टाइम, आप लोग बैचेज चेंज करते हो क्या? देखो, मैं फिर से अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम कन्हैया कुशवाहा है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने अपना बीएससी दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और अपना एमएससी मैंने एनआईटी वारंगल से किया। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आप लोग को लिंक और नोट्स प्रॉपर मिल रहा है ना आप लोग के ग्रुप में? यस सर, मिल रहे हैं। रिकॉर्डेड लिंक और क्या बोलते हैं जो क्लासेस नोट्स है, क्लास नोट्स, आई एम फ्रॉम यूपी। नो सर। नहीं मिल रहा आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में? नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा क्या आंसर? सब मिल रहे हैं। नो सर। देखो, पता है क्या, आप लोग का जो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन होगा ना, उसी में एक लिंक होगा स्टूडेंट रिसोर्सेज करके। समझ रहे हो आप लोग? बोल दो यार। उसी में सब यस। मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। कंसेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, इसमें किसी को दिक्कत आई? किसी को? नो सर। आप लोग के एग्जाम लेवल का तो हो जाएगा ना, जितना भी मैंने बताया। एग्जाम तो क्लियर यस कर लोगे ना? जब यस रेगुलर सर। क्लासेस पढ़ेंगे तो यस उसमें अच्छे सर। से पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये भी हो जाएगा मुझे लग रहा है। यस सर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम बता दिया था। तीसरा था पेरियोडिक प्रॉपर्टीज। पेरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसमें आप एक चीज मैंने छुड़वा दिया था। आप लोग जितने भी ट्रेंड्स है ना, ट्रेंड्स पेरियोडिक प्रॉपर्टीज में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी पूछे वो आप लोग एक बार पढ़ लेना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, ओके बहुत ही सर। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो चैप्टर हमारा होगा वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब सबसे पहले बॉन्ड। बॉन्ड की इसमें बात आ गई, जो केमिस्ट्री में बॉन्ड बनते हैं वो। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अगर बॉन्ड बन जाते हैं तो वो दिखते कैसे हैं। दो चीज बोला इस चैप्टर में। केमिकल मतलब मानो केमिस्ट्री में बॉन्डिंग कैसे होती है। यार इंसानों इंसानों का तो बॉन्डिंग देखा ही होगा आप लोगों ने। केमिस्ट्री में देख लेते हैं बॉन्डिंग कैसी होती है। फिर जब बॉन्डिंग बन जाती है तो वो दिखते कैसे हैं। इन्हीं दो चीजों के बारे में दिखा है। और इन्हीं दो चीजों पे जितना रूल बना है केमिकल बॉन्डिंग में बना है कि वो सबसे पहले जुड़ते कैसे हैं और जुड़ते हैं तो दिखते कैसे हैं। इन्हीं दो चीजों के बारे में ज्यादा बात किया गया है। आओ देखते हैं क्या होता है। तो आप बताओ इंसान इंसान से क्यों जुड़ता है? इंसान इंसान से क्यों जुड़ता है? सोचता है कि थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, ऐसे फालतू सा घूम रहे हैं, कम से कम कोई क्या बोलते खाना बनाने वाला आ जाए, कम से कम साथ बातें करने वाला आ जाए। मतलब ये कि स्टेबल होने के लिए जुड़ता है, अपने अपने स्टेबल होने के लिए जुड़ता है और उसका जीवन काफी अच्छे से बीते उसके लिए जुड़ता है। ऐसे कुछ केमिस्ट्री में भी होते हैं। ऐसे कुछ चीज केमिस्ट्री में भी। वॉइस इज नॉट एडिबल। ये सबके साथ हो रहा है क्या? मेरी वॉइस इज नॉट नो ऑडिबल? हाँ, नो सर। सबके साथ आ रही है ना वॉइस सही से? देखो, तो होता क्या है कि इंसान इंसान क्यों जुड़ता है एक दूसरे से? ताकि स्टेबिलिटी हो, अच्छा लगे, काफी मतलब हर एक चीज अच्छे से बीते, टाइम स्पेंड कर सके, बातें। ओवरऑल एक तरह से बोले ना, स्टेबल होने के लिए इंसान इंसान से जुड़ता है। ऐसे ही कुछ केमिस्ट्री में भी है। दो एटम या फिर दो मॉलिक्यूल या फिर दो चीजें एक दूसरे से क्यों जुड़ती हैं? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए दो चीजें एक दूसरे से जुड़ती है। आखिर बताओ इस बंदे के पास क्या कमी थी कि इसके पास जुड़ा? क्या पता ये दिन भर काम करता हो, ये सोचता हो कि मुझे बना बनाया खाना मिल जाए, तो इसके साथ जुड़ गया, यानी कि स्टेबिलिटी इसको थोड़ी सी मिल गई। ऐसे सर, आई मीन आपकी आवाज कट रही है क्या? मेरी आवाज? नो सर। नो सर। मुझे लग रहा है जिनके साइड से भी दिक्कत है ना वो नो अपने आप को सर। रिज्वाइन करें। जिनके साइड से भी दिक्कत है ना वो अपने आप को रिज्वाइन करें, शायद उनकी प्रॉब्लम सही हो जाए। देखो, तो ऐसे ही कुछ एटम मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी एक दूसरे से जुड़ते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए। ताकि ये स्टेबल हो जाए, अपने आप को स्टेबल फील करे, इसीलिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब देखो, जैसे इस इंसान के पास क्या कमी थी कि इसके पास जुड़ा? ये दिन भर काम करता था, दिन भर काम करता था,
इसके पास क्या बोलते हैं, काम करके आता थक जाता था, सोचता था कोई काश कोई खाना बनाने वाला मिल जाए। इसने क्या किया, इस बंदे से जुड़ गया, यानी इससे शादी कर ली ताकि इससे जुड़ गया। इसके पास क्या कमी थी, इस एटम के पास क्या कमी थी, किससे जुड़ गया, इस एटम के पास भी कुछ कमी थी ना। तो होता ही है कि एटम के पास सबसे पहले ना उसके फाइनल मतलब लास्ट ऑर्बिटल में, यानी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना तो ये अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो ये अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा। और जब तक अनस्टेबल रहेगा तब तक दूसरे ना किसी ना दूसरे तीसरे से जुड़ता ही रहेगा ताकि खुद को स्टेबिलिटी मिल सके। समझ गया ये क्यों स्टेबल होना चाहता है, ये क्यों जुड़ना चाहता है? यस सर। मेरी बातों को समझ रहे लोग, ये जुड़ना ही क्यों चाहता है? ठीक है, तो इसी पे मैं बता रहा हूँ लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर मतलब कुछ नहीं होता है, कोई भी एटम ले लो, जैसे मानो मैंने कार्बन ले लिया और इसके चारों तरफ इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई बताएगा कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। 4 होता है। चार ऐसे डॉट बना दो, यही इसका ऑक्टेट हो गया, यही इसका लेविस स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में क्या करो, ऐसे 5 डॉट बना दो, 5। 5 डॉट बना दो, यही इसका लेविस स्ट्रक्चर हो गया। बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में क्या करो, 6 डॉट बना दो, यही इसका लेविस स्ट्रक्चर हो गया। फिर बात करूं अगर नियॉन की, नियॉन में 8 बना दो, ये इसका लेविस स्ट्रक्चर हो गया, यही इसका लेविस स्ट्रक्चर हो गया। समझ गए लेविस स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? यस सर। यस आओ सर। आओ इसी पे कुछ क्वेश्चन है, इसी पे कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर एक बार लेविस स्ट्रक्चर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। मैं बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन है उसी को बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेविस स्ट्रक्चर मतलब क्या बोला, समझो क्या बोलते हैं। कार्बन का मुझे लेविस स्ट्रक्चर बनाना है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिख दो चारों तरफ। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना होता है, 4 होता है। 4 इलेक्ट्रॉन लिख दो, डॉट बना दो ऐसे डॉट, यही लेविस स्ट्रक्चर होगा। समझो मैं एल्यूमिनियम की बात किया, एल्यूमिनियम में कितने, और आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर ऑर्बिट में 3 होते हैं। 1 2 3, 3 डॉट बना दो, ये इसका लेविस स्ट्रक्चर हो गया। यस। ये पूछ रहा है कि ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज मेंशन इन BF3 SF6NO2। सबसे पहले BF3 का फॉर्मूला बनाओ। बी हो गया, BF3 हो गया ना। अब मैंने क्या बोला, जितने भी जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ लिख दो। बी वाला बताओ, 3 इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के, तीनों क्या किया, बॉन्ड बनाने में लगा दिया। इसके पास कोई अभी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। बचा किसके पास, बचा एफ के पास। एफ के पास कितने आउटर और आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई बताएगा? 7 होता है। एक तो इसने बॉन्ड बनाने में लगा दिया, बचा कितना, 6 बचा। 6 ऐसे कर दो, 6 कर दो ऐसे, हो गया। इजी है ना, कोई टफ तो नहीं है ना। आ जाओ SF6 की। SF6 कैसे होता है? सर हाँ बताओ। सर लेविस स्ट्रक्चर में जैसे हमने ऑर्बिटल फिल कर दिया, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन बचे कार्बन के, तो वही हमारा लेविस हाँ स्ट्रक्चर हो जाएगा। वही देखो, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको डॉट से तुम रिप्रेजेंट कर दो, डॉट से, बस एक डॉट ऐसे बना दो, बिंदी जैसे पॉइंट एक बना दो, यही हो गया लेविस स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं। अब देखो SF6 का फॉर्मूला कितना होता है, SF6 दिखने में ऐसे होता है। अब ये बताओ एस के कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई बताएगा? 6। 6 होते हैं। और 6 तो इसने बॉन्ड बनाने में लगा दिया, यानी इसके पास कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। बचा किसके पास, बचा एफ के पास। एफ के पास कितना होता है, 7 होता है। एक तो इसने बॉन्ड बनाने में लगा दिया, तो बचा कितना, 6 बचा। 6 बचा। सबको समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। मजेदार है ना? सर बोरोन के पास आपने ये बॉन्ड के लिए डॉट लगाया है या फिर वो उसे करेक्ट किया है? अरे नहीं, ये करेक्ट किया, ये थोड़ा सा छूट रहा था। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ, ऐसे ही बना देना आप लोग। अब बात आई NO2 की। कैसे होता है NO2? कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो इसके पास कितने डॉट बचे, एक डॉट बचे। इसके पास कितने बचे, 4 बचे। समझ आ गया? यस सर। कोई टफ तो नहीं है ना ये, कोई टफ नहीं है। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं जब दो लोग जुड़ते हैं तो किस तरीके से जुड़ते हैं। जब दो लोग जुड़ते हैं तो किस तरीके से जुड़ते हैं।
जब दो लोग जुड़ते हैं यानी दो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। पहला बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड की, आयोनिक बॉन्ड की, और दूसरा बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। देखो एक क्लास में मुझे ना, एक क्लास में सर एफ का क्या था, एफ का शायद 7 था, एफ का 7 था, जिसमें से एक बॉन्ड बनाने में लगा दिया तो 6 बच गए, तो मैंने 6 कर दिया। देखो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, मैंने क्या बोला कि दोनों लोग को ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो जाए तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो पता चला ना, इसके पास एक एक्स्ट्रा होता है, इसके पास 9 होता है, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास 7 होता है। तो बोलता ये है कि भाई तू मुझे एक दे दे, तुम्हारे पास भी 8 हो जाएगा, मेरे पास भी 8 हो जाएगा, दोनों लोग खुश, दोनों लोग स्टेबल। समझ रहे हो। तो आयनिक बॉन्ड में होता क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो ये बॉन्ड बनता है ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जैसे देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लिया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम में, 1s2 1 2s2 2p6 3s1 होता है ना। इसके में कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5। अब देखो इसके जो लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, 7 उसके पहले वाले में 8 है। तो होता क्या है, इसमें एक अगर निकाल देगा तो लास्ट वाले में 8 बन जाएगा, यानी स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये क्लोरीन वाले में क्या है, क्लोरीन वाले में देखो इसके पहले कितने हैं, 6 8 है, और उसके बाद वाले में कितने, 7 है, यानी इसको एक दे देगा, इसके पास भी 8 हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, अपना सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, और फिर ये अच्छे से आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, अच्छे से आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं NaCl। समझ गए कि कैसे बॉन्ड बनता है। सर Cl के ऊपर तो माइनस, मतलब वो एनायन हो जाएगा, फिर इसके ऊपर माइनस का साइन क्यों नहीं लगाते। अरे आप लोग माइनस देखो, जब कोई एक कंप्लीट बनता है ना, प्लस माइनस, कोई एक प्लस माइनस मिलके बनता है ना, प्लस ये समझो माइनस ये, तो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे का जो क्या बोलते हैं इफेक्ट है ना, खत्म कर दिए, न्यूट्रल हो गए। अगर कोई सिंगल सिंगल बंदा रहता तो उसको ऐसे बोलते, अगर अपना चार्ज लेके घूमता रहता तो। समझ ओके गया। समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। अब देखो, अब देखो इसी पे एक क्वेश्चन है, वो उस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, ये पूछा है हाउ इज आयनिक बॉन्ड फॉर्म। डायरेक्टली लिखना कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोग देखो जो डेफिनेशन है ना, आप लोग बुक से एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बताइए 1 घंटे की क्लास में मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, मैं बस ओवरऑल जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हाउ इज आयनिक बॉन्ड फॉर्म एंड व्हाट फैक्टर डिपेंड्स, फैक्टर पूछ रहा है। तो हमारा क्या है, जो मेटल है वो क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता है, जो नॉन मेटल है क्या बनाता है, वो नेगेटिव बनाता है। तो मेटल पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अधिक होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंथैल्पी मोर होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, नहीं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस होनी चाहिए, ताकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही कम एनर्जी लगे, थोड़ा सा पुश कर दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या इसकी कम होनी चाहिए, और इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्स्ट्रा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यानी एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकले, एक इलेक्ट्रॉन डाले तो। समझ गए आप। फिलहाल तो यही 2 फैक्टर आप लोग याद करो, बोल दो यार समझ आ गया कि नहीं। यस सर। यस सर। समझ आ गया। जो लोग बुक पढ़ेंगे ना उन्हीं को ज्यादा समझ आएगा, जो लोग बुक पढ़ेंगे या फिर स्कूल में से पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं बताता हूँ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना कि मानो क्या बोलते, एक बंदा है और एक और आदमी है, मतलब 2 लोग आदमी है। पता चला ना कि इसकी जरूरत इसकी है और इसकी जरूरत इसकी है, बिना एक दूसरे के कोई काम नहीं कर पाते। समझो इसके पास क्या है, समझो इसके पास क्या है, सिलेंडर है और इसके पास चूल्हा है।
इसके पास सिलेंडर है, इसके पास चूल्हा है। तो होता क्या है कि अगर दोनों लोग अपना सामान एक दूसरे को मिला दें तो क्या होता है, खाना आराम से बन जाता है। इसके पास सिलेंडर है, इसके पास चूल्हा है। समझ रहे हो एक दूसरे की जरूरत कैसा है इन दोनों को, एक दूसरे की जरूरत कैसा है इन दोनों को। तो होता क्या है कि इसमें भी देखो क्या होता है, ऐसे मानो सीएल सीएल का एग्जांपल ले रहा हूँ, सीएल सीएल का एग्जांपल। तो होता क्या है, सीएल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7। और इस सीएल में भी 7 इलेक्ट्रॉन। देखो इसको 8 बनाने के लिए इसका एक ले लेगा, इसका 8 बनाने के लिए ये एक इसका ले लेगा, और इसका 8 बनाने के लिए इसका ले लेगा। समझ गए? Yes. होगा ना। इसमें क्या बात होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात होती है कि देखो ये जैसे ये सिलेंडर चूल्हा की मैंने बात कर दिया कि अगर दोनों एक दूसरे का मिला दें तो आराम से खाना बन जाएगा। कोई एक दूसरे के बिना कर पाएंगे क्या? अगर बताओ कोई एक दूसरे के बिना कर पाएगा क्या? No, sir. नो सर। तो ऐसे ही कुछ इसका भी है, कोवेलेंट बॉन्ड कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बता देता हूं। हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो वैसे होता नहीं है, लेकिन ये महसूस किया जाता है, महसूस किया जाता है। जैसे आप किसी की फ्रेंडशिप का बोल सकते हो, फ्रेंडशिप का बोल सकते हो कि हाँ बहुत ही तगड़ा बॉन्ड है, बहुत ही तगड़ा बॉन्ड है, फ्रेंडशिप का किसी का बोल सकते हो। तो होता क्या है, इसमें एक होता है हाइड्रोजन, इसमें एक होता है हाइड्रोजन, और इसके साथ क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये तीन जो है ना बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम होते हैं। तो क्या करते हैं ना, इससे ये थोड़ा सा ऐसे बॉन्डिंग बनाते हैं। डाउट है एक बार तो एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, क्या डाउट है, क्या डाउट है बताओ। बता दो यार क्या डाउट है, किसी को डाउट है क्या? No, sir. मुझे लग रहा है आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, किसी को नहीं डाउट होगा यार, Sir. काफी मजे से बता रहा हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा उसको भी थोड़ा बहुत समझ ही आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा। हाँ बताओ। आवाज तुम्हारी बहुत ही कम आ रही है, बहुत ही कम आवाज आ रही है। चलो ठीक है देखते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाँ अभी बहुत ही कम आ रही है, आप मैसेज करके लिख दो जितना भी लिखना है। देखो इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम होते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इससे क्या होता है, अगर इसके संपर्क में हाइड्रोजन आ गया तो क्या करता है, ऐसे बॉन्डिंग बना लेता है, ऐसे मतलब एक अट्रैक्शन वाला बॉन्ड बना लेता है, अट्रैक्शन वाला। समझ गए? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए। क्या? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए। नहीं बात इसका नहीं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो बहुत होते हैं, सोडियम भी होते हैं, लेकिन सबके साथ ये नहीं होता। ये बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए बोलते ताकि हाइड्रोजन के साथ ही होता है ये। एक सिंगल मतलब एक होता नहीं है कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट आ गया कोई और सब उसके क्रश हो गए, ऐसे कुछ। तो ये बस हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए ताकि ये हाइड्रोजन के नाम पे केवल दिया गया, हाइड्रोजन के नाम पे केवल दिया गया। सर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को फील कैसे कर सकते हैं, ये आप लोग अभी बताऊंगा कैसे फील कर सकते हैं, अभी बताऊंगा, इसी पे एक क्वेश्चन बताऊंगा। सर H2O में तो शायद कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो नहीं अरे मैं आप बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ। जैसे मानो H2O का ही बता देता हूँ। जैसे मानो H2O ऐसे होता है, उसका H2O ऐसे दिखता है, दिखने में ऐसे होता है, H2O दिखने में ऐसे होता है, H2O दिखने में ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो होता क्या है इसमें H2O में, तो ये हो गया सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये हो गया हाइड्रोजन। तो धीरे 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 ऐसे चिपके रहेंगे। ये क्या हो गया, ये इससे चिपका रहेगा, और कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया, तो ये इससे चिपका रहेगा। दिख रहा है कैसे चिपक रहे हैं ये, कैसे अट्रैक्शन बना रहे हैं एक दूसरे से। यस सर। आओ इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सर होलोजेंस वाले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना। हाँ हैलोजेंस वाले देखो, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए मैं फ्लोरीन को लिया आऊंगा ओनली। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं? क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप फर्स्ट वाले होते हैं, हलीनाक रबकस्फर। आप लोग को याद कराया था ना, हलीनाक रबकस्फर, हलीनाक रबकस्फर। ठीक है, बिना याद किए यार मजा नहीं आएगा, रियल बता रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, बिना याद किए मजा नहीं आएगा। Sir. देखो यस इसी पे एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को।
हाइड्रोजन बॉन्ड पे। देखो ये पूछ रहा है द नेम ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विड स्टेट। आप बताओ जब एकदम पास पास मॉलिक्यूल होते हैं तो कौन से स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट। सॉलिड। और जब थोड़ा सा दूर दूर होते हैं तो क्या होते हैं? लिक्विड में होते हैं। और जब एकदम ही दूर दूर होते हैं तो क्या होते हैं? गैस में होते हैं। गैस में होता है। तो होता क्या है हाइड्रो, इसके साथ क्या होता है? मैंने अभी अभी क्या बोलते हैं, पानी का फोटो बनाया था, कैसे दिखता है पानी? कुछ ऐसे पानी दिखता है। यस सर। कुछ ऐसे पानी दिखता है, ऐसे उसके मॉलिक्यूल होते हैं। तो होता क्या है, ये धीरे धीरे ऐसे ना चिपक जाते हैं ऐसे। इस बॉन्ड के द्वारा ही ना एक दूसरे के पास रहते हैं। अगर मानो ये बॉन्ड नहीं रहता तो एक दूसरे के पास हो ही नहीं पाते, ये अट्रैक्शन हो ही नहीं पाता। जब एक दूसरे के पास रहते हैं तो क्या कम से कम इतना पास पास रहते हैं ताकि ये लिक्विड में स्टेट में आ जाए। समझ रहे हो? यही जो फोर्स है वो एक दूसरे को पास में रखती है, वरना ये गैस जैसे होते हैं। पता चले हाइड्रोजन अलग निकल गया, ऑक्सीजन अलग निकल गया, और हम लोग हवा पी रहे हैं। समझ रहे हो? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा इसमें। इसमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना आयनिक बॉन्ड में होता है, आयनिक बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को आप लोग? यस सर। एक और क्वेश्चन था यार इसी पे। ये पूछ रहा है आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल व्हाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट, गिव रीजन। अब देखो ये हमसे रीजन पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग जानते हो आर्थोनाइट्रोफिनॉल कैसे बनता है? आर्थोनाइट्रोफिनॉल कैसे बनता है? सबसे पहले तो ये मैं फिनॉल बना ले रहा हूँ, फिनॉल बना ले रहा हूँ। ये हो गया नाइट्रो, एक मिनट रुक जाओ, ये हो गया नाइट्रो, ये हो गया आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ये हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। ये हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, समझ गया? ये बोल रहा है ना कि आर्थोनाइट्रो जो फिनॉल होता है ना वो स्टीम वोलेटाइल होता है। स्टीम वोलेटाइल यानी कि पानी के साथ निकल जाता है, पानी के साथ निकल, यानी ये वाला जो ये वाला है ना आर्थोनाइट्रोफिनॉल वो पानी के साथ निकल जाता है। पूछ रहा है क्यों? और ऐसे ही पैरानाइट्रोफिनॉल होता है वो नहीं होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें देखो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मानो ऐसे बना है ना, इसी का उल्टा एक बना लो, इसी का एक उल्टा बना लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें भी पाई जाती है लेकिन विद इन मॉलिक्यूल पाई जाती है। विद इन मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। देखो ये क्या क्या, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे बनाया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बनाया, यानी कि जो ये वाले मॉलिक्यूल होते हैं ना वो आपस में ही चिपके रहते हैं, आपस में ही चिपके रहते हैं। यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जब ये आपस में चिपके रहेंगे तब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि नहीं? बोल दो यार। यस सर। बताओ, जब ये एकदम पास पास हो जाएंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और इनका क्या, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इनके कंपैरिजन, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, इनके कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी कि जब पानी ऊपर उड़ेगा, जब पानी ऊपर उड़ेगा क्या करेगा? इसको भी उड़ा लेके जाएगा, इसको भी लेके चला जाएगा। इसलिए ये स्टीम वोलेटाइल होते हैं, इसलिए ये स्टीम वोलेटाइल होते हैं। समझ गए आप लोग? यस सर। बोल दो यार। यस सर। यस सर। एक बार और समझा दो। देखो क्या होता है, मैंने ये बोला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर होता है। देखो इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दिख रहा है एक ही मॉलिक्यूल क्या है। और इंटरमॉलिक्यूलर का क्या मतलब? अलग अलग मॉलिक्यूल, ये एक अलग मॉलिक्यूल है और ये एक अलग है, यानी दो लोगों के बीच बन रहा है ये। तो इसलिए जब दो लोग काफी, जब ऐसे कई लोग चिपक जाते हैं एक दूसरे में, समझ रहा है? ये एक एक दूसरे में कई लोग चिपक जाते हैं, जब चिपक जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ज्यादा बॉस, जब ज्यादा इस पे एनर्जी लगाएंगे तब जाके बॉयल होगा।
और ये पानी के साथ ही निकल जाएगा। समझ रहे हो? बोलो यार, यस सर। समझ Yes, गए मुझे sir. लग रहा है। एक और देखो, अब क्या बताऊं, ठीक है, अब मैं बताता हूँ फॉर्मल चार्ज सबको कैलकुलेट करना आता है? फॉर्मल चार्ज, Yes, sir. यस सर। फॉर्मल चार्ज। अब देखो निकालते कैसे, मैं डायरेक्टली मतलब नहीं बता रहा हूँ, मैं निकालना बता रहा हूँ क्योंकि टाइम ही बहुत ही कम बचा है। समझो कोई बोल दे मेरे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल बोल दे कि आप इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको मैंने 2 नंबर दे दिया, इसको मैंने 3 नंबर दे दिया। कोई पूछ दे पहले नंबर पे फॉर्मल चार्ज निकाल दो या फिर दूसरे नंबर पे फॉर्मल चार्ज निकाल दो, तो आप लोग कैसे निकाल लोगे उसका मैं बता रहा हूँ। तो देखो पहले नंबर पे फॉर्मल चार्ज निकालने का क्या मतलब है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला देख लो, पहले पहले फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला देख लो। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन माइनस पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, Bond बॉन्ड pair. पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से अच्छा आप लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिख लो पहले, जो पेयर वाले में नहीं है, नॉन लिख पेयर लेते हैं। हाँ, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को आप लोग लोन लोन पेयर मत बोलो, लोन इलेक्ट्रॉन, लोन इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मत बोलो, लोन पेयर मत बोलो, लोन इलेक्ट्रॉन बोल लो ओनली, ठीक है। उसके बाद माइनस कर दो 1/2, 1/2, उसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल दो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो इतना फॉर्मूला आ गया। अब मेरे से कोई पूछ रहा है पहले नंबर का बता दे यार, पहले नंबर का फॉर्मल चार्ज बता दो, पहले नंबर का यानी ऑक्सीजन का। आप बताओ ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है, 6 होता है। अब पूछा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, आप बताओ, जब 6 होता है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, Sir, 4 तो हो 4. गया और 2 इसमें आ गए हैं, 2 इसमें आ गए हैं, 2 इसमें आ गए। ये मेरे से क्या पूछा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि यही जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, जो ये लोन वाले इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है, 4 है कि नहीं बता दो यार, Yes, sir. 4 है ना। फिर उसके बाद क्या करूंगा? -1/2, उसके बाद बोल रहा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ Sir, कितना, 2. सर पेयर नहीं लेंगे, तुमने 4 लिखा है, 2 लिखोगे। पेयर लेंगे ना। इसका नहीं, पेयर नहीं लेंगे, मैं ओनली लोन इलेक्ट्रॉन लिखा हूँ, पेयर वाला नहीं लिखा हूँ, ओके मैं सर। ओनली लोन इलेक्ट्रॉन लिखा हूँ। लोन इलेक्ट्रॉन इसलिए तो मैं लिख नहीं रहा था, मैं बस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिख रहा था। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना? 4 है, ठीक है। देखो अब उसके बाद क्या, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 1/2 कर दिया। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे हो गए, यानी 4 हमारे पास कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 4 कर दो। फॉर्मल चार्ज कितना आएगा बता दो यार? 0 आएगा मुझे लग रहा है, यस सर। 0 आएगा ना, यस सर। ठीक है। और दूसरे का निकालते हैं, दूसरे का कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जल्दी से बता दो यार? 4। 4 है। 4 फिर माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितना बचा है ये बताओ? Sir, 0. कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा? 0 लिख दूंगा, फिर -1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है यार? 4 तो इधर है, 4 तो इधर है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, इसको ना भूलो आप लोग, 4 इधर भी है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज कितना हुआ? टोटल 0 हो गया, टोटल 0 होगा, यानी कि मतलब ये बोल दे कि CO2 पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, CO2 पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं अदर, एक हमारे पास ऐसे ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है राइट द फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, सेंट्रल ऑक्सीजन पर कैसे बनाते हैं O3 को? कुछ ऐसे बनाते हैं हम लोग, कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आप देखो, आप यहाँ पे दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे कितने होंगे? 3 होंगे। समझ आ रहा है? यस सर। समझ आ रहा है सबको? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और 4 ये, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 6 यहाँ पे है, देखो 6 यहाँ पे है, इसको इसको मिला के 2 यहाँ पे, 8 इसका भी कंप्लीट, 2 इसके पास है और 6 इसके पास है, 8 कंप्लीट हो गया ना। ऐसे ही कुछ बनेगा। अब देखो फॉर्मल चार्ज हमसे क्या पूछा है? सेंट्रल ऑक्सीजन एटम पे पूछा है, यानी कि हम पे इस पे एक्स वाले पे पूछा है। कैसे निकालेंगे? एक्स वाले पे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस एक्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बता दो यार? ऑक्सीजन का कितना होता है?
सर ऑक्सीजन का 6 6 होता है, फिर माइनस करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, बता दो यार। 2 2 है, तो माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, अब बोला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 इधर हो गया, एक 5 हो गया और एक 6 हो गया। 6 हो गया कि नहीं? Yes, sir. आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। +1 आएगा। सर -1। +1 आएगा यार। तो जो हमारा सेंट्रल ऑक्सीजन है ना, उस पे हमारा फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक है, +1. समझ गए आप लोग? Yes, sir. दिक्कत नहीं हुई होगा ना? अब देखो रेजोनेंस का मतलब समझ लो, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है समझ लो। तो आप लोग अपरिचित मूवी देखे हो, अपरिचित मूवी यस सर। ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। मतलब उसमें क्या होता है, एक कोई हीरो होता है, उसके 3 रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। एक में गुंडा बन जाता है, एक में एकदम शरीफ सा बन जाता है, और एक में हीरो बन जाता है। ठीक है, हीरो बन जाता है। तो उसकी क्या, अगर उसके बारे में हमें पता करना हो तो उसके तीनों के तीनों स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता करना पड़ेगा कि कभी शरीफ कब रखता है, कब गुंडा कब बनता है, और हीरो कब बनता है। तीनों के तीनों चीजों के बारे में पता करेंगे, तब जाके हम पता करेंगे कि हाँ वो उसके बारे में समझ पाएंगे। तो ऐसे ही रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस मतलब क्या, अगर मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके एक स्ट्रक्चर से उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता चलती, कम से कम उसका जितना भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो बना दोगे, तो उसी को रेजोनेंस बोलते हैं। उसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे मानो O3 को ही देखते हैं, O3 को कैसे लिखते हैं, O3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे +1 होता है और यहाँ पे -1 होता है। तो इसका रेजोनेंस कैसे बनेगा, इसका रेजोनेंस कैसे बनेगा, जरूरी नहीं है कि माइनस यहाँ पे हो, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसी को हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कि कभी ये माइनस यहाँ पे रहेगा, कभी ये माइनस यहाँ पे रहेगा। ये बताओ दोनों स्ट्रक्चर में कोई फर्क दिखा आप लोग को? नो सर। Yes, sir. कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जब इसको यहाँ पे लिख सकते थे, इसको यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते? जब इसको यहाँ पे लिख सकते थे, इसको यहाँ पे, कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, इसी को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। कभी कभी ये पूछ देता है, कभी कभी ये पूछ देता है, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा क्यों है, इसका छोटा क्यों है, कभी कभी ये पूछ जाता है। ये बात देखो, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। और जो डबल बॉन्ड होता है ना, थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। तो आप बताओ, जैसे मानो ऐसे ऐसे है, इसमें सबसे बड़ा बॉन्ड किसके पास होगा, सबसे ज्यादा लंबाई किसके साथ होगी? सर सिंगल अगर मैं बॉन्ड। सेकंड थर्ड नाम दे दूं तो सबसे बड़ा किसके पास होगा? सर फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले के पास होगा, फर्स्ट वाले के पास। इसके बाद इसके पास होगा, इसके बाद इसके पास होगा। ठीक है, लेकिन इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये बोला गया है, ये बोला गया कि ये दोनों बॉन्ड ना सेम होते हैं, सेम इक्वल के होते हैं, सेम इक्वल के। जबकि यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी दो स्ट्रक्चर से पता चलती है। तो इसको कुछ हम लोग ऐसे बनाते हैं, हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट दिखा देते हैं। हाँ, ये बॉन्ड ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, कभी यहाँ पे आता है तो कभी यहाँ पे आता है, ऐसे घूम रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? इसलिए ना इन दोनों की बॉन्ड लेंथ जो आइडेंटिकल होती है, ना ही कोई छोटा होता है, ना ही कोई बड़ा होता है। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन है यार, ये तो यार अभी किया ना, ये तो अभी किया ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ O3 कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच एटम। ये तो किए हैं लोग, हम लोग अभी जस्ट। यस सर। ये देखो, ये पूछ रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। तो सबसे पहले कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं, CO3 लिखते हैं 2-। कार्बोनेट आयन को कुछ ऐसे लिखते हैं। इसका फोटो कैसे होता है, फोटो कुछ ऐसे होता है, फोटो कुछ ऐसे होता है इसका। अब आप बताओ, ये माइनस चार्ज कभी इसके पास जाएगा, जैसे मैं बनाता हूँ, C वहीं पे रहेगा, ये माइनस चार्ज इसके पास आ गया, ये इसके पास, ये इसके पास। अब किसके पास माइनस चार्ज नहीं गया यार, सर डबल बॉन्ड के पास मिल गया। डबल बॉन्ड घुमाते हैं, अब इसके पास नहीं है तो डबल बॉन्ड अब इसके पास घुमा देते हैं। समझ गए? इसका 3 स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड तीनों के साथ घूमेगा, तीनों के साथ। ऐसा नहीं कि किसी एक ही के पास रहेगा
और समझ रहे हो यार, बता दो यार। यस सर। और ये Yes, पूछ रहा है sir. कि बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल क्यों होते हैं, तो आइडेंटिकल इसलिए होते हैं, आइडेंटिकल ये तीनों में घूमते रहते हैं, तीनों में से घूमते रहते हैं, ठीक है, समझ गए होगे। यस सर। Yes, sir. एक और कॉन्सेप्ट देख लो, एक और कॉन्सेप्ट डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट देख लो। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट देख लो। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला देखते हैं, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू मतलब क्या, चार्ज कितना है, और डी मतलब क्या, उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है। ये पता है इसका इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि यह स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर देता है, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करता है। और दूसरा क्या करता है, ये पोलैरिटी बताता है, पोलैरिटी बताता है ये। पता है इसमें कैसे होता है, जैसे मानो क्या होता है, H और F हो गया, H और F हो गया, तो ये F वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, क्या बताओ। क्लोरीन की ज्यादा ये एनर्जी से पता है, मेंथैरेपी ये होगी ये हाइड्रोजन पर, ये क्योंकि पता है, ये क्लोरीन अपने पास इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचता है, तो क्या होता है, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये चार्ज ज्यादातर अपनी तरफ खींच लेता है, और इनके बीच का डिस्टेंस कर दोगे तो कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट होगा। अब बताओ इसका होगा, इसका होगा, ये पता करता है, ये पता चलता है ना, वो ये वाला वो इधर अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला वो इधर अपनी सेम तरफ खींच होगा रहा है, सर। तो इसका क्या, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। आप बताओ किसी एक को इधर इधर की तरफ खींचे और दूसरा इधर की तरफ खींचे, तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो। यस सर। बोल दो यार। Yes, एक और sir. कॉन्सेप्ट में बता, मानो मैंने इसका एग्जांपल ले लिया BF3 का, BF3 का आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, ये वाला F क्या करता है, ये वाला F ऊपर की तरफ खींचता है, और ये वाला F इधर की तरफ खींचता है, ये वाला F इधर की तरफ खींचता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है कुछ ऐसे आता है। आपने मैग्नीट्यूड पढ़ा है, वेक्टर वेक्टर वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस सर। Yes, sir. Sir. ये क्या करता है, ये ऊपर की तरफ खींचता है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ है, इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ है, तो इसका जो रिजल्टेंट आता है वो जीरो हो जाता है। समझ रहे हो। Yes, sir. बोल दिया, जैसे जैसे Yes, देखो, sir. एक आता है NH3, NH3 इसका फॉर्मूला कैसे होता है, ऐसे कुछ होता है। अब देखो इसमें कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट है, अलग सा कॉन्सेप्ट है। ये क्या करता है, ये लोन पेयर एक होता है, तो लोन पेयर क्या करता है, ऊपर की तरफ खींचता है, ऊपर की तरफ खींचता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये खींचते नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है, आप लोग जानते हो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन जो होता है खींचता है, तो ये भी ऊपर की तरफ खींच रहा है और ये भी दे ही रहा है, इसका बहुत ही ज्यादा हो जाता है, इसका बहुत ही ज्यादा हो जाता है, सॉरी मैंने जीरो लिख दिया, इसका बहुत ही ज्यादा हो जाता है, डज नॉट इक्वल टू 0। बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अगर मैं वही यही एग्जांपल ले लूं, N F F F, इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या, ये अपनी तरफ खींचेगा, और ये अकेले पावरफुल है लोन पेयर, ये ऊपर खींचेगा, इन सबका जीरो कर देता है रिजल्टेंट। जीरो नहीं, कुछ ना कुछ तो करता होगा, जीरो का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे, ये कुछ ना कुछ करता होगा। समझ आ रहा है आप लोग को कैसे कैंसल Yes, sir. वेक्टर वगैरह पढ़ा होगा तो आप लोग का आइडिया होगा। ठीक है, अब आते हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी समझ आ रहा है आप लोग को, एंजॉय कर रहे हो लोग, यस Yes, sir. क्योंकि आप लोग को भी पता है एक क्लास में कितना ही पढ़ाऊंगा मैं मैक्सिमम अपना जितना पॉसिबल हो रहा है सब बता दे रहा हूँ। वेस्पर थ्योरी में बस एक चीज जानो, यह ज्योमेट्री बताता है, ज्यादा नहीं बताऊंगा आप लोग को। क्या, और शेप भी बताते हैं। हाँ ज्योमेट्री एंड शेप बताता है, शेप बताता है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लो। एक और चीज, अगर लोन पेयर मिल गया ये सबसे ज्यादा रिपल्सन करेगा। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मिल फिर गया तो सबसे ज्यादा रिपल करेगा। अगर फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिल गया
कि उस मतलब सबसे ज्यादा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। आओ अब देखते हैं क्या होता है इसका मतलब, आओ देखते हैं क्या मतलब हुआ। अगर देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कुछ कॉलम बना रहा हूँ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, लोन पेयर, यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे जियोमेट्री, और यहाँ पे एग्जाम्पल। अगर देखो, अगर लोन पेयर 0 रहे और बॉन्ड पेयर 2 रहे तो ज्योमेट्री लीनियर बनेगी, ज्योमेट्री लीनियर बनेगी। एग्जाम्पल देख लो, BeCl2, BeCl2 में क्या होता है, एक ऐसे होता है Be, यहाँ पे होता है Cl, यहाँ पे होता है Cl। अब जो ये लोन पेयर की बात किया हूं ना, ये सेंट्रल मेटल की किया हूं। अब बताओ Be में सेंट्रल मेटल में लोन पेयर होता है क्या? नहीं होता है ना, नो सर। Be के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। अब बात किया बॉन्ड पेयर का, तो बॉन्ड पेयर का एक बॉन्ड पेयर ये वाला और दूसरा बॉन्ड पेयर ये वाला, दो बॉन्ड पेयर हो गया कि नहीं, दो बॉन्ड पेयर हो गया कि नहीं, समझ आया? अगर ऐसे कोई दिख गया, ये ज्योमेट्री लीनियर होगा, लीनियर होगा। इसको मैं इरेज करता हूँ, इरेज करता हूँ। अगर ऐसे ही मुझे कोई ऐसे दिख गया, ऐसे दिख गया कि लोन पेयर 0 हो लेकिन बॉन्ड पेयर 3 हो, तो कैसे दिखेगा? कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा वो, जैसे क्या BF3, BF3। अब बताओ BF3 में कोई लोन पेयर होता है क्या? लोन पेयर बी के पास होता है। लोन पेयर में सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल एटम की। नो सर। बी के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। नो सर, तो बी बात के करूं- पास नहीं होता। बात करूं बॉन्ड पेयर की, तो एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, समझ गए? तो यहाँ पे 3 लिख दिया हूँ। सर सब में तो लोन पेयर 0 ही होंगे। नहीं, और भी आगे पे एग्जांपल देता हूँ, अभी ऐसी बात नहीं है। जैसे मानो मैं एक एग्जांपल दे दिया मैंने, जैसे मानो लोन पेयर 1 हो गया, बॉन्ड पेयर 2 हो गया। रेगुलर ज्योमेट्री है ना, जो हाँ। आप जिसके लोन पेयर नंबर्स में होंगे वो देखो इरेगुलर देखो ज्योमेट्री। देखो, जैसे मानो लोन पेयर 1 हो गया, बॉन्ड पेयर 2 हो गया, तो मैं क्या बोला था, इसका ये कैसे दिखेगा? कुछ ऐसे दिखेगा, बेंट टाइप्स का दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा। इसका एग्जांपल क्या है? SO2 है, SO2 कैसे दिखता है? आप बताओ S का जो क्या बोलते हैं, S में टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 6। 6 होते हैं। तो दो तो यूज हो गया, बचा कितना? 2 और लगाने हैं। बचा ओनली 2 हुआ। इसी को तो लोन पेयर बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लोन पेयर लिखा। अब बॉन्ड पेयर का देखो, बॉन्ड पेयर हम सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, तो कितना बॉन्ड हुआ? एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड हो गया कि नहीं? और मैं क्या बोला था कि अगर लोन पेयर इसको दिखना चाहिए ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि क्या किया ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन किया, इसको दबा दिया, इस वाले बॉन्ड को नीचे दबा दिया, इस वाले बॉन्ड को नीचे दबा दिया, इसलिए बेंट हो गया, ऐसे बेंट हो गया। समझ रहे हो? रिपल्सन किया तो बेंट हो गया। अगर यही इसमें लोन पेयर नहीं होता ना, तो कुछ ऐसे दिखता है, कुछ ऐसे दिखता है। समझ रहे हो लोग? बोल दो यार, यस कोई सर। समझ रहा है? यस एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मानो क्या बोलते हैं, लोन पेयर 0 हो, बॉन्ड पेयर 4 हो, तो ऐसे कुछ दिखेगा, ऐसे कुछ दिखेगा। अरे मैंने एग्जांपल ही दे दिया CH4 का, ठीक है, कुछ ऐसे दिखेगा। समझ गए? अगर देखो, अगर लोन पेयर 1 हो और बॉन्ड पेयर कितना हो? 3 हो, तो कैसे दिखेगा? कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा। जैसे एग्जांपल मैंने NH3 का ले लिया, NH3 का एग्जांपल ले लिया। NH3 कैसे दिखता है? NHH। दिखना तो ऐसे चाहिए यार, दिखना तो ऐसे चाहिए, जैसे BF3 दिखता है, लेकिन क्या करता है, ये एक लोन पेयर है ना, ये दोनों साइड के बॉन्ड को ऐसे दबा देता है और नीचे ढकेल देता है, ये नीचे ढकेल देता है। समझ रहे हो लोग? बोल दो यार, यस सर बोल दो यार। अगर मैं फिर से बात करूं, अगर लोन पेयर 2 हो और बॉन्ड पेयर 2 हो, तो कैसे दिखेगा? जैसे मानो ये और भी ज्यादा दबा देगा, जैसे H2O का देख लो, 2 लोन पेयर होता है और 2 बॉन्ड पेयर है। समझ गए आप लोग? यस सर यार ये बताओ सबको समझ आ रहा है कि नहीं, या फिर मैं कोई कहानी बता रहा हूँ ऐसे?
हाँ सर। आ रहा है। बुक पढ़ोगे तभी मजा आएगा यार, वैसे नहीं मजा आएगा। लास्ट वाला क्या था बताना, क्या लास्ट वाला जो आपने बनाया है, देखो, दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर है। आप बताओ H2O में क्या होता है? H2O में, पानी वाले में H2O में क्या होता है? H के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो तो बॉन्ड पेयर में लगा दिया और दो लोन पेयर यहाँ पे। मैं क्या बोला? लोन पेयर आपस में रिपल्सन करता है सबसे ज्यादा। मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ। कहाँ गया यार? हाँ, ये लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन करता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। आप बताओ, ये लोन पेयर है, आपस में रिपल्सन किया, ये इसको धक्का दिया, ये इसको धक्का दिया, और ये वाला लोन पेयर फिर बॉन्ड पेयर को धक्का दिया, तो ये नीचे दबा दिया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या बोलते हैं, देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बता दो। मेरे पास अगर ऐसा है कुछ, मेरे पास कुछ ऐसा है, इस H और H के बीच में एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा? ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। H और H के बीच में सबसे सर ज्यादा फर्स्ट में, फर्स्ट वाला। फर्स्ट में, फर्स्ट क्या? वाले में। फर्स्ट वाले में। अगर मानो इसको 1 कर दूं, इसको 2, इसको 1 कर दूं 2, तो मैं आप लोग से ऐसे पूछ रहा हूँ, एंगल H1A H2 क्या आएगा? सबसे ज्यादा किसका आएगा ये बता दो। तो फर्स्ट वाले का है ना। फर्स्ट वाले का। सभी समझ रहे हो? अगर मैं ऐसे पूछ दूं तो क्या होगा? नहीं पता? नो सर ये देखो। आपका लिखने का तरीका समझ नहीं आया, कैसे लिखा? अरे यार देखो मैं बता रहा हूँ, H1A और H2, यानी कि मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, ऐसे, तो ऐसे वाले में इसका ज्यादा होगा। लेकिन दूसरे वाले में क्या पूछा? H2A H1, यानी कि H2A H1, यानी कि फिर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। समझ रहे हो? हाँ तो फिर सेकंड वाले का ज्यादा होगा। सेकंड वाले का सेकंड वाले का। यार थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो आता ही होगा यार आप लोग को, यस सर। अभी कमजोर नहीं हो गए आप लोग, आ इतना गया। भी कमजोर नहीं हो गए। अब देखो थोड़ा सा और चीज बता देता हूँ, फजांस रूल क्या होता है? फजांस रूल क्या होता है? इसमें ये होता है ना कि जो भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ना, जैसे मानो NaCl है, ये आयनिक बॉन्ड बनाता है ना, तो फजान ये दूसरा यार ये बताओ, अगल बगल वाले लोग क्या करते हैं? आपके घर वाले बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही ज्यादा शरीफ है। क्या है? फिर से आप लोग बोल दो ना, क्या है? शरीफ है, शरीफ। बोल दो यार। तो बगल वाले क्या ढूंढते हैं? आप में बुराइयां ढूंढेंगे, ताकि कुछ ना कुछ कमी निकाल दूं, कमेंट मार दूं, हाँ होता है, ये खराबी है। तो ऐसा फजान ने क्या किया कि लोगों ने क्या, साइंटिस्टों ने बोला था कि ये क्या बोलते हैं, ये हमारा आयनिक है। तो फजांस ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे आयनिक में भी कोवैलेंट कैरेक्टर ढूंढ दूंगा। अब वो भी कैसे? उन्होंने ये बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है अगर वो बहुत ही छोटा होगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा अगर वो बहुत ही बड़ा होगा, तो दोनों में ना कोवैलेंट कैरेक्टर भी मिलेगा। जैसे आप बताओ, मेरे पास एग्जांपल है NaCl, NaBr, NaI, NaF। ये बताओ सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें पाया जाएगा? कोई बता देगा? देखो मैं बताता हूँ, ये बताओ, सब में तो Na तो फिक्स है ना, Na तो सब में फिक्स है ना? यस सर। NaCl। अब बताओ, Na सब में फिक्स है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज में क्या बोला, इसको छोटा बोला और इसको बड़ा बोला, यानी ये छोटा होना चाहिए, छोटा, और ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ, सब में तो Na तो फिक्स है। अब बात रह गई क्या बोलते हैं इसकी, नेगेटिव वाले की। तो आप बताओ, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते तो क्या होता है? साइज बढ़ता है। यस सर। तो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा I। तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा? NaI में ज्यादा। समझ रहे लोग? देखो यार, मैं ओवरऑल तो बता दिया, जब तक आप लोग बुक नहीं पढ़ोगे ना तब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार आप बताओ, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो 1 घंटे में कंप्लीट हो पाएगा? आप ही बताओ, नहीं हो पाएगा ना? ठीक है,
मैं जल्दी से एक और टॉपिक बचा है हाइब्रिडाइजेशन, वो भी बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन नाम तो सुना होगा ना? यस सर। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जैसे मानो क्या बोलते, कोई एक s ऑर्बिटल है और कोई p ऑर्बिटल है, अगर ये दोनों को मिल के बन गया तो इसको sp ऑर्बिटल बोलेंगे। कोई s ऑर्बिटल है और कोई दो p ऑर्बिटल मिल गया तो क्या बोलते हैं, sp2 ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे। ऐसे ही देखो कैसे निकालते, कैसे वो डायरेक्टली बताते रहे। डायरेक्टली पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्या बोलो, सिग्मा बॉन्ड देखो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है। अब देखो s ऑर्बिटल कितने होते हैं, s ऑर्बिटल एक होते हैं, p ऑर्बिटल कितने होते हैं, p 3 होते हैं, d कितने होते हैं, d 5 होते हैं। ये हो गया s, ये हो गया p, ये हो गया d, ठीक है, d 5 होते हैं। अब बताओ अगर मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास एग्जांपल है क्या, BeCl2, BeCl2, BeCl2। तो देखो अगर सिंगल बॉन्ड रहा, इसी को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड हो तो एक बॉन्ड को सिग्मा बोलेंगे, दूसरे वाले को पाई बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक बॉन्ड को सिग्मा बोलेंगे और दो बॉन्ड को पाई बोलेंगे। यानी सिग्मा हमेशा, अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो सिग्मा हमेशा फिक्स है, ठीक है। तो मुझे बात करना है सिग्मा बॉन्ड की और लोन पेयर की। मैं किसकी बात करूंगा, सिग्मा बॉन्ड की और लोन पेयर की। देखो अगर मेरे पास BeCl2 है, BeCl2 यानी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगा। अब बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। Be के पास कोई लोन पेयर नहीं है, Be के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा, sp होगा, sp होगा, ठीक है। यानी s और p मिलके बनेगा sp होगा। अगर देखो अगर ऐसे ही कुछ हो जाए BF3, BF3 कैसे बनेगा, BFF3, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सर सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर कितना है, 0। लोन पेयर हमेशा सेंट्रल मेटल का देखना, सेंट्रल मेटल का, ठीक है। लोन पेयर कितना है, 0, तो क्या होगा, sp2 होगा, sp2 sp2 होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर लूं CH4 की, CH4 की, इसका क्या, सिग्मा बॉन्ड कितने, 3 सर 4 4 सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर कितने, सर 0 लोन पेयर 0, तो टोटल कितना हुआ, ये sp3 इसको बोल देंगे, यस सर। sp3 बोल देंगे, ठीक है। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, PCl5 बता रहा हूँ, Cl, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड कितने, सर सर 5 लोन पेयर कितने, लोन पेयर कितने, 0 हो गया, सर, सेंट्रल मेटल में लोन पेयर नहीं है, 0 हो गया। क्या होगा, sp3d, sp3d, sp4 नहीं जाता है क्योंकि p ऑर्बिटल 3 ही होते हैं, इसलिए 4 नहीं जाता है, ठीक है। एक और चीज आप लोग से पूछ रहा हूं, मैं आप लोग से ये पूछ रहा हूँ, इसका बता दो H2O का, ये कैसे होता है, ऐसे होता है, सिग्मा बॉन्ड कितने, 2 लोन पेयर कितना, सर 0 होता है, तो टोटल कितना हो गया, 4, क्या होगा, sp3 होगा, 3 sp3 होगा ना। यस सर। ऐसे मैं NH3 का बता रहा हूँ, अमोनिया का। आप बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने, 3 लोन पेयर कितना, 1, क्या होगा, sp3 होगा, sp3 होगा। मजा आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। सर। मैं आप लोग को फॉर्मूला नहीं बताया हूं कैसे निकालेंगे, क्योंकि टाइम लग जाता है यार, रियली बताओ तो टाइम लग जाता कि नहीं, आप बताओ। यस सर। यस आप सर। लोग कैसे स्कूल में किए हो, स्कूल में आप लोग कैसे किए हो, स्कूल में आप लोग कैसे किए हो, ये बताओ, बता दो यार। फॉर्मूला लगाया। मैं बॉन्ड काउंट वो ये वाला मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोग उसको भी ऐसे कैलकुलेट करना। जैसे मानो आपके पास क्या है, आपके पास SO2 है, SO2 है, तो SO2 कैसे बनता है, ऐसे बनता है। यस सर। सिग्मा बॉन्ड कितना, जल्दी बता दो, 2 सर 6 4 दो, 2 लोन पेयर कितना, 0 1 होता है, 1, क्योंकि सेंट्रल मेटल पे हमेशा लोन पेयर देखना, ठीक है। यस लोन सर। पेयर सेंट्रल, तो इसका क्या होगा, 3 आएगा, यानी sp2 हो जाएगा, 2 sp2 हो जाएगा। एक बार फिर से मैं CO3 2 माइनस का बताता हूँ, तो ये कैसे बनता है,
ऐसे बनता है। अब बताओ Yes. सिग्मा बॉन्ड कितना, सिग्मा बॉन्ड कितना, 3 3 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितना, 3 जीरो, लोन पेयर भी जीरो, तो क्या होगा, sp2 होगा। yes sir ये बताओ ये ऐसे समझ आया कि नहीं आप लोग को? यस सर। सर पाइप का कोई रोल नहीं है इसके हाइब्रिडाइजेशन में। रूल तो है, लेकिन आप बताओ मैं 10 मिनट में कितना रूल बताऊं आप लोग को? नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है इसके ना कोई हाइब्रिडाइजेशन कोई में। कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। आप बताओ मजा आया कि नहीं यार, बस इतना बता दो यार, मजा आया कि नहीं? यस सर। yes sir मतलब क्योंकि आप लोग 10 मिनट में हाइब्रिडाइजेशन सीख गए कि नहीं? yes sir yes sir 10 मिनट में नहीं, yes sir मुझे लग रहा है 4 से 5 मिनट में सीखे, क्योंकि मैं 9:52 पे स्टार्ट किया था। मजा है कि नहीं? अब पता है आप लोग को 1 घंटे में आप लोग को पूरा ये पढ़ा दिया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दिया, मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट कर दिया। स्कूल में कितना टाइम लगा था आप लोग को? एक बार सभी कमेंट बॉक्स में बोल दो यार, मजा आया कि नहीं? एक बार सभी कमेंट बॉक्स में बोल दो बहुत मजा मजा आया। आया मतलब ऐसा नहीं तो बोरिंग लगा आप लोग को, या फिर ऐसे कुछ भी चल रहा है, बोरिंग तो नहीं लगा ना आप लोग को? हाँ सर नहीं ठीक है, बस यही आप लोग से पूछना था। मतलब मेरा